हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी 2025 की स्ट्रेटजी के बारे में। तो स्लाइड्स मैंने काफ़ी सिंपल बनाई हैं, बट आपको ऑलमोस्ट मैं सारी इंफॉर्मेशन आईआईटी 2025 से रिलेटेड दे दूंगा जो अभी तक हमारे पास है, स्पेशली स्ट्रेटजी के बारे में कि आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडमिशन इस एग्जाम के थ्रू आपको किस किस इंस्टीट्यूट में मिल सकता है। सबसे मेन आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट है। आईआईटी का मतलब आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो आपको 7 आइजर्स, जो इंडिया में 7 आइजर्स है, सारे आइजर्स में आपको इसके थ्रू एडमिशन मिलते हैं। और आइजर्स में अब सिर्फ और सिर्फ आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू एडमिशन हो रहे हैं। इस 2024 ईयर से सिर्फ आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू एडमिशन हो रहे हैं। उससे पहले तक आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट और जे एडवांस इन दोनों के थ्रू एडमिशन होते थे, और उससे पहले केवीपीवाई के थ्रू भी एडमिशन होते थे। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू एडमिशन हो रहे हैं। आइजर्स के अलावा आईआईसी बेंगलोर में आप एडमिशन ले सकते हो इस एग्जाम के थ्रू, और आईआईटी मद्रास में भी सिर्फ और सिर्फ आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू ही एडमिशन होता है। आईआईटी मद्रास के बीएस इन मेडिकल साइंस इंजीनियरिंग जो प्रोग्राम है उसके थ्रू। और ये एक ऑफलाइन प्रोग्राम है, ऑनलाइन प्रोग्राम नहीं है। ये बीएस ऑनलाइन वाली डिग्री नहीं है, ये ऑफलाइन प्रोग्राम है। ऑन कैंपस आपको वहां पर जाके पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आईआईटी में हमारे पास यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, और चारों ही सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं। आपका ऐसा नहीं है कि बेस्ट ऑफ 3 के स्कोर्स लगेंगे। आपके ओवरऑल जो 4 सब्जेक्ट्स में ओवरऑल मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी एक कट ऑफ रैंक निकलेगी। हमारे पास हर एक सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चन होते हैं, तो 4 सब्जेक्ट में मिला के हमारे पास यहाँ पर 60 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वे हैं। इसमें कोई भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आएगा या फिर मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन अभी तक 2024 तक नहीं पूछा गया है। 2025 की जो डिटेल्स आएंगी वे हम बाद में बात करेंगे, और मोस्ट लाइकली सारी चीज़ें यही फॉलो की जाएंगी जो अभी तक 2024 में फॉलो की गई हैं। इसके बाद हम बात करें, आपको हर एक करेक्ट आंसर्स के लिए +4 मिलेंगे और इनकरेक्ट आंसर्स के लिए -1 मिलेंगे। और इस एग्जाम में कोई भी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं होती है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको सारे सब्जेक्ट में कुछ एक पर्टिकुलर मार्क्स ले आने पड़ेंगे तभी आपको आपकी रैंक कार्ड मिलेगी, ऐसा नहीं है। जैसे कि जेई एडवांस में जो बच्चे जेई एडवांस को जानते हैं उसमें होता है, और नेक्स्ट एग्जाम जो नाइजर के एडमिशन के लिए होता है उसमें भी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ का क्राइटेरिया होता है। बस आइजर में ऐसा कुछ भी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ का क्राइटेरिया नहीं है। तो यहाँ पर आपके ओवरऑल मार्क्स को ही कंसिडर किया जाता है आपकी रैंक कार्ड के लिए। हालांकि मैंने इस वीडियो में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं डाला है क्योंकि ये वीडियो स्ट्रेटजी से रिलेटेड है, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पर क्लास 12 में आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए, और सेकंड ड्रॉपर तक अलाउड होते हैं। लास्ट ईयर ये नया रूल आया था, उसके अकॉर्डिंग सेकंड ड्रॉपर तक अलाउड है। इस ईयर रहेंगे या नहीं रहेंगे वे मेरे को नहीं पता है, बट मोस्ट लाइकली हाँ, सेकंड ड्रॉपर इस साल भी शायद अलाउ रहेंगे। वे नोटिफिकेशन का हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं टारगेट मार्क्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप आइजर्स टारगेट कर रहे हैं तो आपको 140+, तो यहां पर अगर आप आइजर्स टारगेट कर रहे हो तो यहां पर आपको 140+ टारगेट करना चाहिए। ओवरऑल मार्क्स कितने? 240। टोटल मार्क्स कितने हैं हमारे पास? 240। 240 में से 140 आपको मार्क्स टारगेट करना चाहिए अगर आप आइजर्स टारगेट कर रहे हो। क्या इससे कम आइजर्स नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल 110 तक मार्क्स में आपको आइजर्स यहाँ पर मिल सकते हैं। बट 140 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ले आना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप 140 के आसपास मार्क्स ले लेते हो ना, तो ये जो बीच वाले मोहाली, भोपाल, त्रिवेंद्रपुरम है ना, ये आइजर्स तो आपके पास सिक्योर हो ही जाएंगे। और अगर आप थोड़ा और मार्क्स ले आओगे तो आपको पुणे और कोलकाता भी मिल जाएंगे। और बट आपके अगर थोड़े कम मार्क्स आते हैं, जैसे कि 110, 120, तो आपको बहरमपुर, तिरुपति ऐसे। और बहरमपुर और तिरुपति कंपैरेटिवली नई न्यू आइजर्स है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना रेडी नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 140 के आसपास अगर आपके मार्क्स रहते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा आइजर मिल सकता है यहाँ पर। ऐसे के लिए 210 मार्क्स मिनिमम आपको सोचना चाहिए। 210+ मार्क्स आपको चाहिए। इसमें भी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि आईआईएससी की सीट्स बहुत कम हैं और सबको आईआईएससी चाहिए ही चाहिए। तो 210+ आपको टारगेट करना ही पड़ेगा। इसके बाद आईआईटी मद्रास का जो बीएस मेडिकल साइंस इंजीनियरिंग है उसके लिए आपको 180+ लेना पड़ेगा क्योंकि इसकी भी कट ऑफ काफ़ी अच्छी खासी जाती है।
रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है रिसोर्सेज है नहीं बहुत ज़्यादा। बट मैं आपको सटीक रिसोर्सेज बताऊंगा। सबसे मेन तो वही है, आपने नाम सुना होगा साइकेस्ट्रा। ये काफ़ी ही ठीक ठाक है, ये हमने काफ़ी रिव्यूज़ देखे हैं, कुछ बच्चे मेरे इंस्टीट्यूट में भी, उनसे भी मैंने बात किया है, तो ठीक है। क्योंकि इन्हें अब टाइम हो गया है काफ़ी इस फील्ड में पढ़ाते हुए, तो इनके पास मटेरियल्स वगैरह भी आ गए हैं और कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस गेन भी हो गया है इनके पास। टेस्ट सीरीज वगैरह भी इनकी ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छी है। ड्रॉबैक्स तो थोड़े बहुत सबके रहेंगे ही रहेंगे, बट काफ़ी अच्छा है। और सबसे मेन बात है कि आपके पास दूसरा कोई अच्छा ऑप्शन है ही नहीं, सबसे मेन है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ आइजेस में इंटरेस्टेड हो, ऐसी बैंगलोर में इंटरेस्टेड हो, तो आपको इसके अलावा कहीं और रेफर करना नहीं है। हालांकि ये नेक्स्ट के लिए भी प्रिपेयर कराते हैं, नाइजर्स के लिए प्रिपेयर कराते हैं, CMI SI वगैरह के लिए भी प्रिपेयर कराते हैं। इनकी बुक्स भी इन्होंने लॉन्च की थी शायद लास्ट ईयर। तो अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है तो आप इनकी बुक्स की तरफ भी जा सकते हो। हाँ, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि मतलब इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे होंगे कोर्सेज वगैरह में, इनके ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीदना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए भी मैं बता ही देता हूँ। वे है कि आप जेई मेंस लेवल की प्लेलिस्ट को, यूट्यूब प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए, और नीट लेवल की बायोलॉजी के लिए रेफर कर सकते हो। मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका टारगेट ऐसी बैंगलोर है ना, तो इनसे कुछ होने नहीं वाला ये जेई मेंस की प्लेलिस्ट वगैरह से या नीट से। हाँ, अगर आप टॉपर हो बिल्कुल, मतलब टॉप रैंक्स लेकर आने आपको कॉन्फिडेंट है कि भाई मैं तो टॉप 1500 रैंक जे एडवांस में ले आ सकता हूँ, या फिर टॉप 2000 रैंक मैं नीट में ले आ सकता हूँ, जे मेंस में ले आ सकता हूँ। अगर आप बिल्कुल टॉपर हो, आपको कॉन्फिडेंट है कि भाई मेरे को तो सब कुछ आता है, तब शायद यहाँ पर आप कर लो। तब भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास एक और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, डिपेंड ऑन कि आप PCM से हो या PCB से हो। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा, अगर आपका टारगेट IISc बेंगलोर या IIT मद्रास है, देन यू हैव टू गो फॉर दिस। कोई भी पेड नहीं है, वे मुझे जानते भी नहीं होंगे जहाँ तक मुझे पता है, बट जो है वे मैं बता रहा हूँ। बट अगर आपका टारगेट है कि मेरे को किसी आइजर में एडमिशन चाहिए, तो ये आपका करा सकते हैं बड़ी आराम से। इतना मुश्किल नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं, इतना मुश्किल नहीं है। तो अब मैं रिसोर्सेज को भी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ सब्जेक्ट वाइज के लिए। सबसे पहले हम फिजिक्स के लिए बात करते हैं। तो फिजिक्स के लिए मेरे को, मेरे टाइम पे जब मैंने यूज़ किया था, वे था अलग पांडे सर की सबसे फेमस जो प्लेलिस्ट थी, ये यूज़ किया था। और एक नमो सर थे अनअकैडमी के, उनकी भी मैंने यूज़ किया था। बट मेरे अकॉर्डिंग अलग पांडे सर की जो प्लेलिस्ट है फिजिक्स के लिए, उसको आप रेफर ज़रूर कर सकते हो। IIT की फिजिक्स की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने के लिए आप जरूर इसे रेफर कर सकते हो। जिन बच्चों ने पहले से ही अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके हैं, जिन बच्चों ने पहले से ही कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं पहले से, वे इन सब प्लेलिस्ट में दोबारा से प्लीज़ मत जाना, प्लीज़। आपको अपना टाइम यहाँ सेव करना है और टाइम को स्पेंड करना है प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए। और प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर मेरी सबसे फेवरेट फिजिक्स की बुक है, और जो मेरे को सबसे ज़्यादा रेलेवेंट लगती है एज अ एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, वह है SC वर्मा। बस इसका ड्रॉबैक एक ये है कि इसे सोल्व करने में ना टाइम अच्छा खासा लगता है, ये है बस। लेकिन अगर आपने ये बुक कर दी ना, मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि आप आपसे फिर IIT की कोई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो से आपसे लग ना रहे हों। अगर 15 में से आप 13 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर ही लोगे, अगर आपने ये बुक कर ली है। सो कर नहीं पाओगे अगर आपने इसके 60-70% भी बुक कर लिया, ऐसे वर्मा के 60-70% भी चैप्टर्स कर लिए, तब भी मैं कह सकता हूँ यकीन से कि आपको एटलीस्ट 12-13 क्वेश्चन 15 में से फिजिक्स के आप आराम से बना लोगे। इसके अलावा आप फॉलो कर सकते हो जेई मेंस की PYQ क्वेश्चंस, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है SC वर्मा। और SC वर्मा के ऊपर मैं स्पेशली बताऊंगा कि आप SC वर्मा बुक कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये मेरी फेवरेट बुक है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स लर्न करने हैं यूट्यूब वीडियो से। इनकी थ्योरीज जाके पढ़ने मत बैठ जाना, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही अच्छी थ्योरी लिख करके इन्होंने इतना लिख रखा है कि बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ समझा रखा है, तो आप इतना समझ नहीं पाओगे, आपके लिए कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। अभी तो आपको यूट्यूब वीडियो से थ्योरी लर्न करना है। इसके बाद SC वर्मा के पार्ट 1 से ही आपको सब कुछ शुरू करना है। मैकेनिक्स जहाँ से शुरू होता है वहाँ से, तो मैकेनिक्स में जाना है, थ्योरी लर्न करनी है आपको यूट्यूब वीडियो से, एंड देन स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज।
आपको एग्जाम्पल्स नहीं करने हैं, पहले सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करना है। वहाँ पर लास्ट में एक एक्सरसाइज होगी जिसमें अच्छे खासे 40-50 क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर में। और क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल होता है ना इस बुक में, वे ऐसे प्यार से बढ़ता है, बिल्कुल प्यार से ग्राफ की तरह। तो बिल्कुल इजी से शुरू होएगा, फिर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और बीच में जब आप 20-30 नंबर क्वेश्चन में जब पहुंचोगे तो बीच में बहुत अच्छे क्वेश्चन आने लग जाएंगे, और उस टाइम आप बहुत अटकोगे क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा। बट आपको सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं देखना है। अगर आपने सॉल्यूशन देख लिया तो आपका गेम खत्म है। बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूँ, गेम खत्म है। और मोस्ट लाइकली आप स्टार्टिंग में जब कर रहे होगे ना ये बुक, तो आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं, आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा स्टार्टिंग में। बट जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप कर लोगे क्वेश्चन सोल्व करते करते खुद से, अगर सॉल्यूशन देख लोगे तो वे स्किल्स नहीं डेवलप होंगे, फिर आपको आगे भी जाके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप खुद सोल्व करोगे तो देर इज़ अ हाई चांस कि आप आगे जो चैप्टर्स हैं उसमें आपको कम टाइम लगेगा। ये मेरे साथ हुआ था, और ये सबके साथ ही ऐसा था। मेरे दोस्त भी थे जिन्होंने एस सी वर्मा सिर्फ पढ़ के जेई एडवांस क्वालिफाई, क्योंकि वे आईआईटी में सीएस में हैं। बहुत अच्छे नंबर, मेरे भी बहुत अच्छे नंबर आए थे जेई मेंस और जेई एडवांस के फिजिक्स सेक्शन में स्पेशली। तो उसके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया बुक है, आईआईटी में भी बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस के बाद आपको एग्जांपल्स को करना है, एंड देन एग्जांपल्स के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें आप कर सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इन दोनों को आप स्किप भी कर दोगे ना बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये आप करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारे चैप्टर के बिल्कुल फिनिश कर दो, बिल्कुल फिनिश। अब ये है कि आप ना सारे चैप्टर कर नहीं पाओगे, इतना आपके पास टाइम नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 पार्ट्स आपको करना चाहिए वे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में आप सब जानते हो, काइनेमेटिक्स से लेके आप रोटेशनल मैकेनिक्स तक तो एटलीस्ट जाओ ही। उसके बाद अगर आप ग्रेविटेशन वगैरह कर पाओ तो आप वे भी ज़रूर कीजिए इससे। और इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मुझे जहाँ तक याद है कि जो पोटेंशियल वाला चैप्टर है स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर है वहाँ से शुरू करना है। और ईएमएफ वगैरह है बिल्कुल लास्ट में, एसी ईएमएफ वे जो है वहाँ तक आपको करना होगा। ये दोनों अगर आप कर लेते हो तो आपका काम बिल्कुल ओके हो जाएगा। हालांकि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सारे चैप्टर करने की ट्राई करो, जो भी आईआईटी में रेलेवेंट है चैप्टर, उन सारे चैप्टर्स को करने के लिए ट्राई करो। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस मैंने इस स्लाइड्स में नहीं लिखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी स्लाइड्स हो जाएंगी। बट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके मेरी वेबसाइट वहाँ से आपको खुलेगी और वहाँ जाके आपको एक प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगा जहाँ पर आप जाके प्रॉपरली सिलेबस देख सकते हो। सिलेबस जो है चेंज हो चुका है, रिड्यूस एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उससे काफ़ी सिमिलर है। तो आप जाके एक बार सिलेबस भी ज़रूर चेक कर लेना पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट्स के लिए। बोनस टिप जो मेरी तरफ से रहेगी स्पेशली एससी वर्मा को सोल्व करने के लिए, कि आप जो भी चैप्टर कर रहे हो ना उसे एटलीस्ट 2 बारी करना है, एटलीस्ट 2 बारी। अगर आपने 2 बारी एटलीस्ट नहीं किया कोई चैप्टर तो देर इज़ अ हाई चांस कि आपने सही से कॉन्सेप्ट पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि दूसरी बारी जब आप करते हो ना वही सेम चैप्टर, तब आप कहीं ना कहीं कुछ और कॉन्सेप्ट्स को भी सीखते हो और किसी और वे से भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर पाते हो, या फिर और थोड़ा इजीली कर पाते हो। तो आपको जो चैप्टर किया उसे 2 बारी एटलीस्ट सोल्व करना है। और मैंने मेरे टाइम में, मुझे याद है, मैंने 4 बारी एक ही चैप्टर सोल्व किए थे, मुझे अच्छे से याद है। तो अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री काफ़ी सिंपल है, एनसीईआरटी उठाओ और जेईई मेंस के पीवाई की उठाओ, काम खत्म। बुक्स की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आप यूट्यूब में कोई भी वीडियो लेक्चर की सीरीज़ देख सकते हो जेईई मेंस लेवल की। मैं रिकमेंड करूँगा अलग पांडे सर की जो वीडियोस थे उन्हें आप देख सकते हो। और इसके अलावा एक और है, उसकी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, उनकी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा उनके चैनल की, डोंट वरी। इसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो जेईई मेंस से काफ़ी ईजी होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। और मैथमेटिक्स में क्या है कि आपको एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल तो आनी ही चाहिए, ये तो है ही। एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन बता एक्सपेक्ट करना है आईआईटी में, बट मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट आपको एनसीईआरटी लेवल की आनी ही चाहिए मैथ। इसके बाद आपको जेईई मेंस लेवल की कोई बुक उठानी है। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन रहेगा आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव, जो कि मैंने की थी, और सिंगेज की भी एक जेईई मेंस लेवल की बुक आती है, उसे भी आप रेफर कर सकते हो। दोनों में से कोई भी, दोनों बढ़िया है। आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव थोड़े ज़्यादा लेंदी है,
ये इनके 2 मॉड्यूल होंगे आर्टिफिशियल मेजोरिटी में, थोड़ी ज़्यादा लेंथी है, ये है बस। सिंगेज वाली में डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा खासा है और जेई मेंस लेवल तक आपको जाना नहीं है। तो आपको बस ये करना है कि कुछ क्वेश्चंस आप एग्जांपल्स वगैरह भी अगर आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव के कर पाओ, सोल्व कर पाओ, सीख पाओ उनसे कॉन्सेप्ट्स, तो वे आपके लिए इनफ है, सही बताओ। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देने से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा और इतनी रेलेवेंट बुक हमारे पास है ही नहीं कि मैं आपको डायरेक्टली रिकमेंड कर सकूँ इसके लिए स्पेशली। और आप जेई मेंस की पीवाईक्यूज भी कर सकते हो, हालांकि उससे इजी क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी एग्ज़ाम में फिर भी। इसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो मैथमेटिक्स वालों के लिए थोड़ा है, बट मैं मैथमेटिक्स वालों को ज़रूर कहूँगा कि आप बायोलॉजी ज़रूर करके जाओ, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर बहुत इजी आता है। आपको बस कुछ नहीं करना है, कुछ 50% भी अगर आपने चैप्टर्स कर लिए बायोलॉजी के, आपको यूट्यूब में जाना है, नीट की कोई भी सीरीज़ को जो देखना है कि जहाँ पर बायोलॉजी पढ़ा रहे हो, और वहाँ से जाके बायोलॉजी की एटलीस्ट 50% चैप्टर्स करो और एनसीईआरटी को 2-3 बार रीड करो एटलीस्ट। जितनी बार एनसीईआरटी आप रीड करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, तो यहाँ पर ये वीडियो मैं ख़त्म करने वाला हूँ, बट एक मेन पॉइंट जो मैं हमेशा यूज़ किया हूँ वो ये है कि लर्न फ्रॉम सेम बुक फॉर मल्टीपल टाइम इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम मल्टीपल बुक्स। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने फिजिक्स में सी वर्मा शुरू कर दिया और 2 चैप्टर बनाए, अब दूसरी बुक उठा लिया कोई सिंगेज की, वे नहीं करना है। या फिर मैथ में आपने पहले आर डी शर्मा जो उठाई है, फिर आप बाद में सिंगेज लगाने लगो, ये नहीं करना है। आपको एक ही बुक को उठाना है, उसी को ही बार बार लगाना है। आपके पास इतना टाइम भी नहीं कि आप बहुत बारी लगा पाओगे, बट बार बार एक ही बुक को लगाना है, उससे आप ज़्यादा सीख पाओगे। ये बिल्कुल साफ साफ मैं बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।